Hello everyone, welcome back to Physics Academy. Today we are going to start new series for the preparation of NET for physics exam. In this series we will discuss about the important topics that are expecting in the upcoming exams. So let us proceed. Today we are going to start with the topic, a very important topic of nuclear physics, that is nuclear forces. Nuclear forces. First of all, what are nuclear forces? क्या होते हैं nuclear forces? न्यूक्लियाई. एक न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई किसे बोलते हैं? कोर और सेंटर ऑफ द एटम. ठीक है, सेंटर ऑफ द एटम को बोला जाता है न्यूक्लियाई. सेंटर ऑफ एटम मेड अप ऑफ protons and neutrons, that is known as nuclei. Okay, now together protons and neutrons को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स. अब क्या होता है न्यूक्लियर फोर्सेस? व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस? द फोर्सेस which binds nucleons together. ऐसे फोर्सेस जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके, स्ट्रांगली बाइंड करके रखते हैं, दैट फोर्सेस आर नोन एज द न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. नाउ you all know that atom, suppose this is a atom. Okay, this atom is made up of protons. न्यूक्लियस जो कोर है, एटम का कोर है, जो न्यूक्लियस है, that is made up of protons. You all know protons are positively charged. Core of this atom, that is nucleus, it is made up of protons, and protons are positively charged particles. Now according to Coulomb's law, positively charged particles always repel. वो हमेशा forces of repulsion ही show करते हैं. Positively charged particles, they always show repulsion. Protons, they show forces of repulsion. Protons always shows forces of repulsion. So अब होगा क्या अगर इसमें if only forces of repulsion act in this nucleus, so क्या होगा? Ultimately ये जो protons है they fly away in all the directions. ठीक है, जब प्रोटॉन्स अगर रिपल्शन ही शो करते रहेंगे, इसमें अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ही लगेंगे, सो ये जो प्रोटॉन्स हैं दे फ्लाई अवे, ये न्यूक्लियस में से बाहर आ जाएंगे, दे गो आउट ऑफ द न्यूक्लियस. क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? नो, एक्चुअली में ये चीज़ नहीं होती है. सो कोई ऐसा फोर्स हमें चाहिए. फोर्स इज नीडेड दैट ओवरकम दिस रिपल्शन, जो इस रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर सके, जो इस डिसएडवांटेज को ख़त्म कर सके. सो अ फोर्स इज़ नीडेड फॉर दिस पर्पस. अब हम कहेंगे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जैसे protons they are positively charged, they have +1 charge, protons have +1 charge, so they show electrostatic forces. ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शो करे. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं ये कौन से होते हैं? रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, ये हमेशा रिपल्शन ही शो करेंगे. सो एक ऐसे फोर्स की नीड होती है जो इन फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को ओवरकम कर सके. ग्रेविटेशनल फोर्सेस दे आर द वीकर फोर्सेस, वो इतने वीक फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस इस फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के सामने कि वो इन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम नहीं कर सकते. दे आर द नेचुरल फोर्सेस. सो एक और स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट इज नीडेड, वो फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्सेस.
न्यूक्लियर फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जो इन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर सकते हैं टू स्टेबलाइज दिस न्यूक्लियाई, टू स्टेबलाइज दिस न्यूक्लियस, ठीक है, बिकॉज इस रिपल्सिव फोर्सेस ने इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर दिया है, लो. न्यूक्लियस विल नॉट सर्वाइव इफ ओनली फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एक्ट ऑन इट. सो इन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कौन कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्सेस. दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस. न्यूक्लियर फोर्सेस आर मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर, दे आर मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन gravitational forces. They are million times stronger than the gravitational forces. इतने ज़्यादा strongly bounded forces होते हैं ये. They not only bound the nucleons together, also they bound the quarks. What are quarks? They are the subatomic particles. Nucleons के parts कौन से हैं, protons and neutrons. एंड उसके आगे प्रोटॉन्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जो क्वार्क्स हो गए, ठीक है, यूडीडी जो होते हैं क्वार्क्स हो गए, दैट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होते हैं कि ये क्वार्क्स को भी होल्ड करके रखते हैं एक प्लेस पर. दे होल्ड द क्वार्क्स टुगेदर ऑल्सो. नाउ अब हम ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं दे आर अट्रैक्टिव फोर्सेस. अब अगर ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस ही रहेंगे, अगर इनमें सिर्फ अट्रैक्शन ही होती रहेगी तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स, दिस न्यूक्लियस अल्टीमेटली इट कोलैप्स, ये अंदर की ओर कोलैप्स हो जाएगा. रिपल्सिव फोर्सेस तो क्या कर रहे थे, ड्यू टू दैट रिपल्सिव फोर्सेस दिस न्यूक्लियस फ्लाइज अवे, प्रोटॉन्स ऑफ दिस न्यूक्लियस फ्लाइज अवे इन ऑल द डायरेक्शंस, बट ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ दैट न्यूक्लियर फोर्सेस, उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली अट्रैक्शन होगी. अट्रैक्शन की वजह से ये जो न्यूक्लियस है अंदर की ओर क्या हो जाएगा, धंसना शुरू हो जाएगा. इट अल्टीमेटली कोलैप्स, वो अपने आप में ही ख़त्म हो जाएगा, अपने आप में ही कोलैप्स कर जाएगा. ये भी एक डिसएडवांटेज है. सो टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेज व्हाट हैपन्स, कि जो इस न्यूक्लियर फोर्सेस का कोर होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है इन फोर्सेस का, दैट इज़ रिपल्सिव. वो रिपल्सिव जो कोर है, सेंट्रल पार्ट है, वो इस न्यूक्लियस को अपने आप में कोलैप्स होने से बचाता है. मतलब ये न्यूक्लियस अपने आप में कोलैप्स नहीं हो सकता. वाई, बिकॉज इट्स अ सेंटर पोर्शन, द कोर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस इज रिपल्सिव इन नेचर. ठीक है, ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर बट इट्स कोर इज रिपल्सिव इन नेचर. दैट रिपल्सिव कोर प्रिवेंट द न्यूक्लियस टू कोलैप्स इन itself. Okay, so now let us discuss about the properties of the nuclear forces. Properties of nuclear forces. First property is saturation. Saturation property. Nuclear forces always saturates. That means its values falls off rapidly from a critical point. एक critical point, एक proper point तक पहुंचने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो सेचुरेट करना स्टार्ट कर देती है. What does it means? अब देखो क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं. व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड दीज न्यूक्लियॉन्स ऑल टुगेदर. जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती है, दैट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी विच इज़ नीडेड बाय द न्यूक्लियर फोर्सेस. ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, ऐसे पार्टिकल्स जिनका जो एटॉमिक मास नंबर है A दैट इज़ ग्रेटर देन 40, फॉर दिस काइंड ऑफ पार्टिकल्स जो इनकी बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट.
बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है. So what this fact shows? This fact shows that the nuclear forces always saturate. How it saturate? ये जो nuclear forces होते हैं ये हमेशा अपने neighbors, अपने first neighbor तक work करते हैं, ठीक है. अपने first neighbors तक ये attractive रहती है. Beyond the first neighbors, its value saturates. वो critical point हो जाता है beyond the first neighbor. First neighbor के बाद वाले जो न्यूक्लियंस होते हैं वहाँ पर जाकर ये जो फोर्सेस होते हैं दे स्टार्ट्स फॉलिंग ऑफ, मीन्स उनकी अट्रैक्टिव नेचर जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है. सो न्यूक्लियर फोर्सेस, दिस शोज दैट न्यूक्लियर फोर्सेस सैचुरेट्स. सेकेंड प्रॉपर्टी, दे आर डिस्टेंस डिपेंडेंट, और इसको कह सकते हैं हम दे आर शॉर्ट रेंज forces. These forces totally depends upon the distance between the nucleons. समझो इस चीज़ को. ये चीज़ क्या है कि like these are the two protons, two nucleons, कुछ भी है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, two protons और two neutrons, ठीक है. These are the two nucleons. अब इनकी डिस्टेंस रेंज क्या है? अगर इनमें डिस्टेंस होगा 1 femtometer. What is the value of 1 femtometer? 1 femtometer is equal to 10⁻⁻15 मीटर. ये इतने डिस्टेंस पर स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्सेस की तरह वर्क करेंगे. दे विल वर्क एज द स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्सेस एट द डिस्टेंस ऑफ द 1 femtometer. ये एक दूसरे को क्या करेंगे इस डिस्टेंस पर? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बट up to what, which distance? up to 2.5 to 3 femtometer. ये है इनकी डिस्टेंस रेंज. दिस इज द डिस्टेंस रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस. बियॉन्ड 3 femtometer, इस डिस्टेंस के बाद ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं दे विल चेंज देयर नेचर फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्सेस टू द रिपल्सिव फोर्सेस. बट 1 femtometer पर they will act as a very strongest forces. They are million times stronger than the gravitational forces also at the distance of 1 femtometer between the two nucleons. जैसे जैसे distance आगे बढ़ेगा up to 3 femtometer, they will act as attractive forces but a little bit weaker. कुछ weak हो जाएंगे but they act as attractive forces. But beyond the distance, इस distance के बाद जब इनका डिस्टेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियंस का, ये जो डिस्टेंस है ये 3 femtometer के बियॉन्ड वाला शो किया. इस डिस्टेंस पे क्या होगा? ये जो तो न्यूक्लियंस हैं इनमें जो फोर्सेस हैं दे विल चेंज देयर नेचर फ्रॉम अट्रैक्टिव फोर्सेस टू द रिपल्सिव फोर्सेस. ये अट्रैक्टिव की जगह रिपल्सिव फोर्सेस बन जाएंगे. और इस केस में क्या होगा? व्हाट हैपन्स? द प्रोटॉन्स दे विल फ्लाई अवे आउट ऑफ द न्यूक्लियस इन ऑल द डायरेक्शन. सो ये कंडीशन, इस कंडीशन में जो न्यूक्लियस है बिकम्स अनस्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इट विल वैनिश. सो इट शोज दैट द फोर्सेस, दीज फोर्सेस दे आर टोटली डिस्टेंस डिपेंडेंट और दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. बहुत ही शॉर्ट रेंज पर ये वर्क करते हैं, वाइड रेंज पर ये फेल हो जाते हैं. दे विल बिकम द रिपल्सिव फोर्सेस इन नेचर. मूव ऑन टू नेक्स्ट. Charge independent. Next property is they are charge independent forces. What do you mean by charge independent? अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स पे अलग अलग चार्ज होते हैं. न्यूट्रॉन्स दे आर द चार्जलेस पार्टिकल विद जीरो चार्ज एंड प्रोटॉन्स दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. ठीक है, ये है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन. These are the nuclear forces indicated as 1, 2, 3. ठीक है. Now these nuclear forces for these three cases they are equal. ये जो तीनों forces हैं nuclear forces they are equal for all the
3 cases. It shows that the nuclear forces they are the charge independent. ये इन चार्जेस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं. कोई भी चार्ज आपस में इंटरेक्ट हो रहा है, चार्जलेस पार्टिकल चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, टू लाइक चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है. बिकॉज दीज फोर्सेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्जेस. वाई? बिकॉज न्यूक्लियर फोर्सेज डज नॉट ओबे कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ क्या कहता है? व्हाट कूलम से? कूलम सेड दैट the like charges they will repel each other and unlike charges they will attract each other. ठीक है, so ये उस चीज को, उस लॉ को obey नहीं करता है. So it ultimately shows that these forces they are the charge independent forces. Okay, next property is spin dependent. Now these forces are spin ओरिएंटेशंस पर डिपेंड करते हैं. ये फोर्स स्पिन पर डिपेंड करते हैं. कैसे? अगर इन फोर्सेस की जो स्पिन है, ओरिएंटेशंस है, इफ दे आर पैरेलल एंड अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, अगर इनकी स्पिन पैरेलल है या फिर ये सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, जस्ट लाइक अगर ये दोनों ही क्लॉकवाइज है, देन द न्यूक्लियर फोर्सेस फॉर दिस केस आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस. इस केस में जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो क्या हो जाएंगे? दे आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस. बट इन द नेक्स्ट केस अगर इनकी जो स्पिन है, अब इफ इट इज एंटी पैरेलल, इफ स्पिन बिकम्स एंटी पैरेलल और इनकी अलाइनमेंट है वो भी जो अगर चेंज हो जाएगी, वन बिकम्स क्लॉकवाइज एंड अदर बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज, देन व्हाट हैपन्स? दीज फोर्सेस बिकम वीक. In this case the nuclear forces are weaker forces and in this case the nuclear forces are stronger forces. So it shows that nuclear forces ultimately depends upon the spin orientations of the particles. ये spin पर depend करता है. Okay, move on to next property. Alpha particle structure. न्यूक्लियर फोर्सेस डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा पार्टिकल. अभी हल्की से इसके इंट्रोडक्शन ही करेंगे हम. अल्फा पार्टिकल के स्ट्रक्चर को ये डिस्क्राइब करता है. इसका स्ट्रक्चर कैसा? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ये होता है, दिस वन. 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स आर बाउंड टुगेदर अकॉर्डिंग टू पॉलिस प्रिंसिपल. पॉली क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पॉली प्रिंसिपल एक ऑर्बिटल में 4 न्यूक्लियन एग्जिस्ट कर सकते हैं. 1 ऑर्बिटल four nucleons can exist in 1 orbital. 2, that is 2 neutrons and 2 protons, they will exist in the same orbital. ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल का स्ट्रक्चर भी इसी तरह से होता है. अल्फा पार्टिकल किससे रिजेंबल करता है? हीलियम से. इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह से होता है. ठीक है, सो न्यूक्लियर फोर्सेस ये भी जो न्यूक्लियॉन्स हैं उसको इस तरह से बाइंड करके रखते हैं. 2 न्यूट्रॉन्स को और 2 प्रोटॉन्स को आपस में एक ऑर्बिटल में बाइंड करके रखते हैं. ये स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करता है? अल्फा पार्टिकल स्ट्रक्चर से. सो अल्टीमेटली वी विल से दैट न्यूक्लियर फोर्सेस डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा पार्टिकल. ओके, दे विल डिस्क्राइब अल्फा पार्टिकल स्ट्रक्चर. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक्सचेंज फोर्सेस. व्हाट आर एक्सचेंज फोर्सेस? सबसे पहले ये देखते हैं कि हेजनबर्ग की थ्योरी क्या थी. हेजनबर्ग ने ये बोला है कि 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच में पाई मिजोन्स आर कंटिन्यूसली एक्सचेंजिंग बिटवीन द 2 न्यूक्लियॉन्स. समझो इस चीज़ को. ये चीज़ क्या है कि ये 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, लाइक ये 2 प्रोटॉन्स हैं, इनके बीच में पाई मिजोन्स कंटिन्यूसली उनका क्या हो रहा है? एक्सचेंज. पाई
mesons. Pi mesons are continuously exchanging between the two nucleons. ये थ्योरी है किसकी? हेजनबर्ग की. This is the theory of Heisenberg. Meson. What is meson? Quarks. क्वार्क्स क्या होता है? क्वार्क्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियंस. ये न्यूक्लियंस के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं क्वार्क्स. आगे क्वार्क्स के भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं. क्वार्क्स किससे बना होता है? मिजोन्स से. क्वार्क्स आर द कंस्टिट्यूएंट मिजोन्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द क्वार्क्स. क्वार्क्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड जो मिजोन्स होते हैं दे आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द क्वार्क्स. न्यूक्लियर फोर्सेस इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं कि वो मिजोन्स तक को आपस में बाउंड करके रखते हैं. दे बाउंड द मिजोन्स ऑल टुगेदर. दे आर दैट मच स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस दैट आर न्यूक्लियर फोर्सेस. अब एक्सचेंज फोर्सेस कब क्रिएट होते हैं? When there is a continuous exchange of a force carrier particle between the two nucleons. दो न्यूक्लियंस के बीच में जब कंटिन्यूसली कोई फोर्स कैरियर पार्टिकल का एक्सचेंज होगा. दिस इज अ फोर्स कैरियर पार्टिकल. ये कोई ना कोई फोर्स अपने अंदर कैरी करके रखता है. दिस इज अ फोर्स कैरियर पार्टिकल. अब इन दो न्यूक्लियंस के बीच में ये फोर्स कैरियर पार्टिकल का कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? वो एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है. इस एक्सचेंज की वजह से द एक्सचेंज फोर्सेस आर क्रिएटेड बिटवीन दीज टू न्यूक्लियंस. इन दो न्यूक्लियंस के बीच में एक्सचेंज फोर्सेस की प्रोडक्शन हो रही है. ये वर्क कैसे करता है? अब ये कैसे रिलेटेड है न्यूक्लियर फोर्सेस से? अब इस केस में एक्सचेंज फोर्सेस की कंडीशन क्या होती है कि दो न्यूक्लियंस जो हैं उनका जो डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ प्रोटॉन. हम ये मान के चलते हैं कि ये जो दो न्यूक्लियंस है दैट आर द प्रोटॉन्स. अब इन दो न्यूक्लियंस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू न्यूक्लियंस शुड बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द प्रोटॉन. ये प्रोटॉन है. ठीक है. एक प्रोटॉन है. इस एक प्रोटॉन का सपोज ये प्रोटॉन है, ये इसका डायमीटर. इस एक प्रोटॉन का जो डायमीटर है, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियंस. दिस इज द कंडीशन फॉर द एक्सचेंज फोर्सेस. इस केस में क्या होगा? अगर ये डिस्टेंस इतना ही होगा, डायमीटर के इक्वल होगा, सो ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस है ये अट्रैक्टिव इन नेचर बन जाएंगे. ये अट्रैक्शन शो करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे ये. ठीक है. ये न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव बन जाएंगे. उसकी वजह से क्या होगा? ये जो दो पार्टिकल्स हैं, दो न्यूक्लियंस हैं, दे विल ग्लू, दे विल बाइंड टुगेदर, दे विल स्टिक टुगेदर. वो एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे ऐसे. ठीक है. इस कंडीशन में रिपल्शन नहीं होगी. मीन्स जो इस कंडीशन में न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी है वो नहीं होगी. न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा. बट अगर ये डिस्टेंस जो है डायमीटर से बियॉन्ड जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इस डायमीटर से ज़्यादा हो जाता है डिस्टेंस, सो उस केस में क्या होता है? ये जो फोर्सेस हैं ये अट्रैक्टिव होने की बजाय क्या हो जाते हैं? रिपल्सिव इन नेचर. ये वो वाली कंडीशन आ जाएगी ड्रॉबैक जो स्टार्टिंग में करी थी हमने, that when protons will fly away in all the directions and the nucleus will become unstable in this state. ये वो स्टेट आ जाएगी जब न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल बन जाएगा. ठीक है. अब जो न्यूक्लियंस के बीच में कंटिन्यूसली पाई मिजोन्स का एक्सचेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहे हैं? एक्सचेंज फोर्सेस. और वो एक्सचेंज फोर्सेस जो हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से क्या है? अट्रैक्टिव इन नेचर. वो अट्रैक्टिव उनके लिए कंडीशन है कि जो उनका जो डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ईच प्रोटॉन. ठीक है. उस केस में वो अट्रैक्टिव रहेंगे. और इस केस में जो न्यूक्लियस है वो क्या रहेगा? हमेशा स्टेबल रहेगा. इट विल स्टेबलाइज द न्यूक्लियस. ठीक है. अनस्टेबल वो किस केस में होगा? व्हेन प्रोटॉन्स विल फ्लाई अवे इन ऑल द डायरेक्शंस. वो न्यूक्लियस जो वो टिक नहीं पाएगा एक जगह पर. इट विल बिकम अनस्टेबल. ठीक है. सो इसकी इस ड्रॉबैक को भी दूर करता है एक्सचेंज फोर्सेस. These are all about the properties of nuclear forces. Next important topic we will study, we will discuss in my next video. If you have any queries regarding this topic, please comment me in the comment section. Thank you.